Today we are studying chapter first of civics. Name is Indian Constitution. आपने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन शब्द सुना होगा, लेकिन आप डिटेल में ये नहीं जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट which contains rules, laws and regulations for proper governance of a country. ठीक है, क्या है? किसी भी कंट्री में प्रॉपर गवर्नेंस करने के लिए, प्रॉपर शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? कुछ रूल्स चाहिए, कुछ रेगुलेशंस चाहिए, कुछ लॉज चाहिए, जो कि कहाँ लाए गए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है कि भारत में किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यूँ भी सरकार काम कर रही है, तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किसी भी गवर्नमेंट्स के तीन पार्ट हैं। शासन करने के लिए या गवर्नेंस करने के लिए तीन पार्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर, सेकेंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। हाँ, इन तीनों पार्ट के अपने अपने फंक्शंस, ठीक है, अपनी अपनी पावर्स, अपना अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सभी इन तीनों ही पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं वो आपस में ओवरलैप ना हो, किसी को किसी भी काम को करने के लिए दिक्कत ना आए। जुडिशरी अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे और एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम और कानून बनाए हैं। जैसे लेजिस्लेचर का फंक्शन है मेकिंग रूल्स एंड लॉज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, और जुडिशरी का काम है कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं और सारी चीज़ें हैं, अगर किसी भी तरह की लॉज और रूल्स तोड़े जा रहे हैं तो जुडिशरी वहाँ अपना काम करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। अब हम जानेंगे कि इसकी कंसेप्ट क्या है। ठीक है, द नीड एंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर properly running the government and clearly defining the role and function of legislature, judiciary and administration, so also for ensuring a balance and coordination amongst them. तीनों पार्ट्स जो मैंने आपको बताए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, इन तीनों के कामों में ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें, तीनों ही एक बैलेंसिंग के साथ काम करें और किसके क्या फंक्शन होंगे ये क्लियरली डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए इसकी नीड पड़ी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होगा? प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ी। अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अच्छे चीज़ों को लिया गया है। जैसे कि अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी ज़रूरत या कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे द नीड एंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसको किस तरीके से बनाया गया है। फर्स्ट थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक फॉर्म नहीं हुआ, हमें फ्रीडम कब मिला? 1947 में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 1950 में जब हमने उसे अडॉप्ट किया। तो इस बीच के जो ड्यूरेशन का जो पीरियड था उस समय गवर्नेंस कैसे काम किया, गवर्नमेंट ने कैसे काम किया, तो इसके लिए इंडियन एक्ट बना हुआ था 1935 में। उसके अकॉर्डिंग 3 साल तक जो भी गवर्नेंस की गई वो उसके अकॉर्डिंग की गई। ठीक है, अब हम आते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स क्या हैं।
सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैनी स्पेशल फीचर्स, है ना, क्या है, बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं. सो फर्स्ट इज रिटन एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड इज मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. थर्ड इज सोवर्जियन रिपब्लिक. फोर्थ इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक. फिफ्थ इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड इज लास्ट इज फेडरल सिस्टम. नेक्स्ट इज फ्री एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. Next is fundamental rights and basic duties. Next is directive principle of state policies and next is universal adult franchising. तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स के बारे में. फर्स्ट इज रिटन एंड लार्जेस्ट. आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली. किसके द्वारा बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा. इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब ये बनाया गया 1947 और 50s तक, ठीक है, तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे. अब प्रेजेंट टाइम में इसमें 470 आर्टिकल्स हो गए हैं. समय के अनुसार उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं. किसी नई चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको जोड़ते जाते हैं. शेड्यूल्स 12 हैं और जो पार्ट्स हैं वो तैयार हो गए हैं 24. तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. रिटन एंड लार्जेस्ट. सेकेंड, इट इज़ रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल. इसका मतलब क्या है कि ये रिजिड भी है और रिजिड का मतलब आप जानते हैं कठोर, और फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला. क्या है? फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है. तो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ अभी. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस द प्रोसीजर अडेप्टेड फॉर द मेकिंग इट्स अमेंडमेंट. ठीक है, क्या है कि अमेंडमेंट या संशोधन. अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं? संशोधन. अमेंडमेंट करने के लिए जो संशोधन है उनको कैसे किया जाए, उनको संशोधित करने के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही इनको बनाया गया है रिजिड और फ्लेक्सिबल. वो कैसे? एक प्रोसीजर होता है, दूसरा प्रोसीजर होता है, तीसरा प्रोसीजर. 3 प्रोसीजर के तहत इसको बनाया गया है. एक तो है कि सिंपल लॉ के अकॉर्डिंग इसको बना दिया जाए. ठीक है ना? कैसे बना दिया जाए? सिंपल लॉ के. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अडॉप्टेड बाय अ सिंपल प्रोसीजर फॉलोड फॉर फ्रेमिंग सिंपल लॉज, इट इज टर्म्ड एज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? अगर आसान तरीके से, साधारण तरीके से अगर किसी कानून में बदलाव कर दिया जाए तो वो हो जाता है सिंपल और फ्लेक्सिबल. बट इट आगे क्या है? बट इफ अ स्पेशल प्रोसीजर इज नीडेड फॉर अमेंडमेंट देन इट इज टर्म्ड एज रिजिड. अगर कोई विशेष संशोधन हमें करना है, उसके लिए कुछ हमें स्पेशल प्रोसेस अपनानी पड़ती है, कोई विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो इसको हम कहेंगे रिजिड. कैसे? सर्टेन प्रोविज़न कैन बी अमेंड बाय अ सिंपल मेजोरिटी. आसानी से सिंपल मेजोरिटी जो संसद में या पार्लियामेंट में उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा. सम प्रोविज़न कैन बी अमेंडमेंट बाय स्पेसिफिक मेजोरिटी. कुछ स्पेसिफिक मेजोरिटी की जरूरत हो तो सर्टेन इंपॉर्टेंट वंस कैन ओनली बी अमेंडेड बाय स्पेसिफिक मेजोरिटी एंड कंस्टेंट ऑफ एटलीस्ट 50% नंबर ऑफ स्टेट. जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, 29 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, तो अगर 50% अगर हम इसका लेते हैं तो कम से कम हमें 16 स्पेशल प्रोसीजर में हमें 16 स्पेशल मेजॉरिटी और उसके साथ साथ 16 स्टेट का समर्थन मिलना जरूरी थे. जब तक ये नहीं होगा तब तक हम संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन बदलाव नहीं कर सकेंगे. तो कुछ संशोधन या बहुत ही आसानी से किए जा रहे हैं अमेंडमेंट, और कुछ में हमें बहुत स्पेशल प्रोसीजर को अपनाना पड़ रहा है. इसीलिए हमने कहा है अगर सिंपल प्रोसीजर है तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है और स्पेशल प्रोसीजर है तो रिजिड है. तो कुछ मायने में ये रिजिड है और कुछ मायने में ये फ्लेक्सिबल है. नंबर 3, सोवर्जियन स्टेट. ठीक है, व्हाट इज सोवर्जियन स्टेट? द कंट्री विल डिसाइडेड इट्स ओन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज.
हर कंट्री को ये अधिकार है। स्पेशली हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत या इंडिया अपनी पॉलिसीज़, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी मतलब घरेलू नीतियाँ क्या होंगी, कैसे शासन करेगा, क्या करना है जनता के लिए, क्या नहीं करना है, और फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। फॉरेन पॉलिसी मतलब कि हम विदेशों से कैसे संबंध होंगे हमारे, किस देश के साथ हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, किसके साथ हमें ट्रीटीज़ करनी है, किसके साथ हमें एग्रीमेंट करने हैं, किससे हमें आर्मी को लेकर के एग्रीमेंट करने हैं, ये डिसाइड सिर्फ इंडिया ही करेगा। कोई बाहरी कंट्री या कोई अदर कंट्री इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। It is not under any foreign rules and it can be have its own policies of a behavior the international level। इसका मतलब भारत पर किसी भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन पावर का दबाव नहीं होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पर हमें क्या करना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। मतलब हम इतने सक्षम हैं, हम इतने सोवर्जियन हैं कि हमें किसी भी तरह की बाहरी ताकत का इस्तेमाल हमारे ऊपर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो व्हाट इज सोशलिस्ट? बाय अ सोशलिस्ट स्टेट इट मीन दैट इंडियन इकोनॉमी शैल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि भारत समाजवादी समतावादी ढांचे पर काम करेगा। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? जहां समाज की भलाई के लिए ही काम किया जाए। ठीक है, मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडियन शैल बी फुलफिल्ड। मतलब हम इस सोशलिस्टिक फॉर्म में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हर इंडियन की मिनिमम नीड्स या बेसिक नीड्स को हम पूरा कर सकें। ठीक है, अब सोशलिज्म की बात आती है। सोशलिज्म एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी अडेप्टेड। क्या अपनाया गया है हमारे यहाँ पर? सोशलिज्म को अपनाया गया है। समाजवाद या सोशलिज्म का है जहाँ समाज के या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, ऐसी सरकार हमारे यहाँ काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ बीन cherished in the constitution। ठीक है, अब हमने अभी सोशलिज्म पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का है कि भारत में हम कैसे होंगे। आपने धर्मनिरपेक्ष वर्ड सुना होगा, सेक्युलर वर्ड सुना होगा। ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलरिज्म। द आइडियल सेक्युलरिज्म हैज़ बीन चेरिश्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य को रखा गया है। इट मीन्स दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीफ्स बट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एट स्टेट रिलीजन। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत के सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। हर धर्म के रिलीजन के व्यक्ति को उसकी पूजा अर्चना और उसकी जो रिचुअल्स हैं उनको मानने की धार्मिक स्वतंत्रता होगी, या धर्म के आधार पर उनको उनके साथ भारतीयों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हिंदू अपने अकॉर्डिंग करेंगे, मुस्लिम्स अपने अकॉर्डिंग करेंगे, सिख अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्रिश्चियंस अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर नहीं करेगी। सभी रिलीजन जो होंगे वो इक्वल होंगे इंडिया में। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार या भारत अपने किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो इट्स रिलीजियन एंड बिलीफ। भारत के हर नागरिक को अपना धर्म और अपनी आस्था बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट आपने सुना होगा, संसद बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया है। अब ये है क्या? अंडर दिस सिस्टम द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट in the council of minister and the president is the titular head।
क्या है ये, अब सुनिए। अंडर दिस सिस्टम, जो पावर है इस सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति में नहीं होती है, बल्कि जो मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो उन पूरे मिनिस्टर्स में होती है। एंड द प्रेसिडेंट इज द टिटुलर हेड, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसके टिटुलर हेड होते हैं। आगे जाके चैप्टर में आप पढ़ेंगे दो तरह के हेड यहाँ बताए गए हैं, एक है टिटुलर हेड और दूसरा है एक्चुअल हेड। तो टिटुलर हेड जो हम कह रहे हैं मीन्स नाम मात्र का, है ना, और वास्तविक को हम कह रहे हैं एक्चुअल। तो आगे के चैप्टर में इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि क्या इनमें डिफरेंस है। अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो है इसके नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्री समूह होता है या मंत्री परिषद जो होती है, वो किस पर काम करती है, ज्वाइंट या कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम के प्रिंसिपल पर काम करती है, ठीक है। इन केस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास इन द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो द कैबिनेट मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, तो पूरी ही कैबिनेट को रिजाइन देना होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये रिजाइन इसलिए देना होगा, कारण इसके पीछे ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रही है, कंबाइंड और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कर काम करती है।